हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर एंड फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th सिविक्स के थर्ड चैप्टर का जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, उसका दूसरा पार्ट। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस टर्म को देखते हैं, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हिंदी में हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता या फिर इसको आप कोमवाद भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कोमवाद। जब कोई भी धर्म अपने धर्म को सुपीरियर समझे, कोई भी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ समझें और वो ये कहें कि हमारे धर्म का ही बोलबाला होना चाहिए, या फिर यूं भी हो सकता है कि उस धर्म को मानने वाले उस जगह पर ज्यादा लोग रहते हो तो उनको ये लगता होगा कि हमारी चलनी चाहिए। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है उसको हम कह सकते हैं कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता या कोमवाद। मीन्स communalism, it happens when belief of one religion are presented superior, यानी किसी एक धर्म की जो आस्था है, जो उसके संस्कार है, उसको ऐसा माना जाए सुपीरियर, एंड स्टेट पावर यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। और जो स्टेट पावर और सरकार जो है वो भी ऐसा करने में उस धर्म को मानने वाले लोगों का सहयोग दे दें। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? जैसा हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ा कि श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगल भाषा बोलते हैं। और 1956 में उसको रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल लैंग्वेज उसको मान लिया गया। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि वो 76% है, श्रीलंका में मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी का दबदबा सरकार भी मान रही, सरकार भी पूरा सहयोग उनका कर रही है किस चीज में, ताकि वो अपना डोमिनेंस स्थापित कर पाए। इस प्रकार की जो फीलिंग है उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता या फिर कोमवाद, जहां पर एक धर्म को सर्वोपरि माना जाए और बाकी के धर्म को अंडर एस्टिमेट किया जाए, उनके अधिकारों का हनन किया जाए। तो देखिएगा, फिर से एक बार देखिए, इट हैपेंस व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड सुपीरियर एंड स्टेट पावर यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। तो ये आपका हुआ। देखिए, महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति से धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट देकर वो पूछ सकता है हु सेड, हु गिवन दिस स्टेटमेंट। तो महात्मा गांधी का है। अब देखिएगा आगे कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कि कम्युनलिज्म जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे आ सकती है। जैसे अब अगर आपने ये चीज को समझ लिया है, मेन समझिए, कॉन्सेप्ट अपने आप फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर सांप्रदायिकता जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे है, भाई है ही। आप देखिए, लोग अलग अलग प्रतीक लेकर, जय श्री राम के नारे लगाकर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगाकर, जीसस क्राइस्ट के नाम पर, तो जहां पर जो भी है धर्म को मानने वाले, वो अपने अपने धर्म के प्रतीक हो, लाइन हो, उनको लेकर अपने अपने धर्म का बोलबाला करके अपने जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको संगठित एक जगह पर, एक मंच पर लाने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि रिलीजियस प्रिजुडाइसेस, यानी कम्युनलिज्म जो है वो किस प्रकार से राजनीति में अपना प्रारूप बना सकती है। तो सबसे पहला, रिलीजियस प्रिजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड सुपरमेसी ऑफ वंस रिलीजन। जैसे रूढ़िवादिता के आधार पर स्टीरियोटाइप, जैसे आप एक पुराना जो तौर तरीका चला रहा है कि ये धर्म श्रेष्ठ है, इस धर्म को मानने वाले श्रेष्ठ हैं, या फिर हमारा जो धर्म है उसमें हम किस प्रकार से रीति नीति रिवाज जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं प्रिजुडाइसेस। रिलीजियस प्रिजुडाइसेस का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर दाढ़ी रखता है, टोपी लगा के रखता है, आप उसको कहें कि आतंकवादी है। मैं बिल्कुल मुस्लिम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी दूसरे धर्म के लोग अगर किसी टोपी पहनने से ये समझे कि ये तो आतंकवादी है, तो ये आपका प्रिजुडाइसेस, ये आपका पूर्वाग्रह है। हर कोई व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता है। कोई तिलक लगा ले तो आपको लगता है कि ये पंडित है या फिर ये गुंडा है, तो ऐसा भी नहीं होता है। हर तिलक लगाने वाला मंदिर में पुजारी नहीं होता, और हर टोपी लगाने वाला आतंकवादी नहीं होता है। तो किसी के परिधान को देखकर अगर आप अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि ये तो फला फला इस तरीके का व्यक्ति हो सकता है,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिजुडाइसेस। तो किसी व्यक्ति को जानने पहचानने के बिना ही उसके बारे में एक धारणा बना लेना, उस धर्म के बारे में धारणा बना लेना। तो ये कहता है आपका रिलीजियस प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड सुपरमेसी ऑफ वंस रिलीजन। और इसी के साथ साथ में आप धारणा ये भी बनाते हैं कि दूसरों को कमतर आंकने की और खुद को सुपीरियर, सुपरमेसी, अपने को ही सर्वोपरि, अहम ब्रह्मास्मि, अपना धर्म सबसे सर्वोपरि है और उस धर्म को मानने वाले हम वो भी सर्वोपरि है। तो इस तरीके की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, ये अपने आप में बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है और ये गलत है। खैर, हम ये पढ़ रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है वो पॉलिटिक्स में किस किस प्रकार से फॉर्म कर सकता है। तो एक हमने ये देखा, एक दूसरा मेजॉरिटी कम्युनिटी ट्राई टू पुट देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस। जिस जगह पर, जिस देश में, जिस राज्य में, जहां पर जिस धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस हमारा ही रहे, राजनीति में हमारा ही दबदबा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे ही लोग हो, कोई भी जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज या फिर कुछ भी अच्छी बातें हो तो वो हमारे लिए ही लागू हो और किसी के लिए नहीं हो। जैसा कि हमने श्रीलंका के अंदर देखा कि बाकी ये जो तमिल हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, जबकि जो सिंगल लोग हैं जो कि मेजोरिटी में, उनको प्रोफिटेड किया गया। तो ये भी एक तरीका होता है कि मेजोरिटी जो है वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट लीड्स टू सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। कई बार ऐसा होता है कि ये अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट ही बना लेती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। भारत में जब ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम इन द ईयर 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश जो पीएम थे उनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक स्कीम लेके आया जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। देखिएगा 1909 में हमारे यहाँ पर एक सचिव था, सेक्रेटरी था, उसका नाम दो लोग थे, मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ कि मुस्लिम जो हैं उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरल रिजर्वेशन दिया गया। अब यहाँ पर 1932 में ये मौका था जब भीमराव अंबेडकर ने इस चीज़ को कैच कर लिया। इन्होंने हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल की भावना डालकर कि ये दलित हैं, ये डिप्रेस्ड क्लास है, इसलिए आपको स्वर्णों से अलग होना चाहिए वरना आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर बोला जाएगा तो बिल्कुल दलित इनका सहयोग करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि ये देश को टुकड़े करने वाली एक राजनीति है। इसलिए इस वक्त ये पुणे के यरवदा जेल में थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो सीटें हैं वो 71 से 198 कर दूंगा, यानी डबल से भी ज़्यादा। लेकिन आप ये सिस्टम मत करो कि दलित लीडर है उसको दलित लोग ही वोट करेंगे। जैसे आप समझिएगा कि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट है उसको ब्राह्मण ही वोट करे, राजपूत कैंडिडेट है उसको राजपूत ही वोट करें, जाट कैंडिडेट है तो उसको जाट ही वोट करें। तो इस तरीके से तो पूरा देश बंट जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप 71 की जगह सीटें मैं असेंबली में आपके लिए 71 की जगह डबल से भी ज़्यादा 198 रिजर्व कर दूंगा, लेकिन आपके जो कैंडिडेट खड़े होंगे दलित क्लास से, लेकिन उनको वोट सभी करेंगे, इससे देश बचा रहेगा। भाई जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री से पहले वो एमपी हैं, क्या उनको सभी कास्ट ने, सभी धर्मों के लोगों ने वोट नहीं किया है? आप किसी मुस्लिम को नाम लीजिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो आपके यूपी के अखिलेश यादव हो, क्या उनको मुस्लिम वोट नहीं करते? क्या ब्राह्मण वोट नहीं करते? क्या राजपूत वोट नहीं करते? क्या जाट वोट नहीं करते? तो एक व्यक्ति किसी धर्म का हो सकता है, किसी समुदाय का हो सकता है, लेकिन आप ये मत करिए कि उसको सिर्फ एक समुदाय और एक धर्म वाले लोग ही वोट करेंगे। सभी लोग वोट करेंगे, सबका नेता है। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ना कि किसी समुदाय के या फिर किसी विशिष्ट टेरिटोरी के या फिर भूभाग के, पूरे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने उनको कहा कि आपको सीटें बढ़ा दी जाएंगी, और इस प्रकार से ये जो सांप्रदायिक पंचायत है रेमजे मैकडोनाल्ड का, ये फेल हो गया था। वरना उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की थी भारत के जातिगत, हिंदुओं के जातिगत टुकड़े करने की। तो अंग्रेजों की तो शुरू से फिलोसॉफी रही है, उनकी फिलोसॉफी में यही रहा कि डिवाइड एंड रूल। अब देखिएगा कम्युनलिज्म का, इट लीड्स टू सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, ये हम देख चुके हैं। 4th नंबर आपका पॉइंट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये सबसे बेकार है। कम्युनलिज्म माइंडेड पर्सन जो होते हैं वो सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फैलाते हैं। अब देखिए बांग्लादेश में जैसे ही सरकार गिरी, शेख हसीना जी यहाँ से चली गई बांग्लादेश से, और हिंदुओं पर, जो कि माइनॉरिटी में जो मुस्लिम समुदाय है, जो मेजोरिटी है, सभी करप्ट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग, जो कम्युनल माइंडेड लोग, वो लोगों को उकसाते हैं
कि दंगे करो, हिंदुओं को पीटो, हिंदुओं को मारो, तो घर से निकाल कर उनके खिलाफ कितने अभद्र तरीके से उन पर कार्रवाई की जा रही है, अभी भी की जा रही है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो कई बार रिलीजियस लाइंस, सेक्रेड सिंबल्स और इसके द्वारा लोगों को अपील की जाती है, लोगों को डराया जाता है कि जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाएगा कि मुसलमान खतरे में है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी नहीं जागोगे तो मरोगे। हिंदू जो है वो जाएगा कि हम मेजोरिटी में भारत में, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। अब बताइए आप, कभी हिंदू कैंडिडेट जाएगा वो बोलेगा हिंदू खतरे में है, मुस्लिम वाला बोलेगा मुस्लिम खतरे में है। आप ये समझ लीजिए, ये जो चुनावी टाइम पर ये राजनेता जो होते हैं खुद खतरे में होते हैं, इनको लगता है कि बुरी तरीके से हारने वाले हैं, इसलिए ये आपको उसका प्लेन फेयर दिखाकर आपके ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना चाहते हैं। तो सद्बुद्धि से काम लीजिए। अभी देखिए, आप कहते हैं कि साहब हमने राम मंदिर बनवाया, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो फेवर में है ना ही अपोज में, लेकिन जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या में हार गए। हमने राम मंदिर, राम जी को हम लाए हैं, हार गए। तो आप कौन होते हैं राम जी को लाने वाले? राम तो सबको लाने वाले हैं, आप राम को भी ले आएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब किसी ऐसे धर्म के नाम पर जब आप वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं तो कई बार उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। और जब किसी एक अपील के ऊपर सेंटिमेंट्स जगा कर लोगों का, आप इसका सबसे जो बुरा जो एक सीन है वो बनता है राइट्स के अंदर। दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, वायलेंस होता है और मैसेकर होता है, हजारों की जान जाती है। आप बांग्लादेश में देखिए, भारत और हिंदुस्तान की जो बंटवारा है वो धर्म के आधार पर हुआ और कितने ही हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए, कितनों को मार कर फेंक दिया गया, उनका पता ही नहीं। तो जब जब ऐसी चीजें होती हैं तब ऐसा होता है। इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर आप देखिए, लड़ाई के अंदर कितने छोटे छोटे बच्चे, माएँ, लड़कियां, कितने लोग मारे गए। तो सांप्रदायिक दंगों का जो अंतिम रूप होता है वो एक बहुत बड़ी मानव जीवन की त्रासदी के रूप में होता है। तो कम्युनल माइंडेड जो सिस्टम है वो बहुत बेकार है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान जो व्यक्ति करते हैं उनको कहते हैं सेक्युलर पर्सन। उस देश को कहते हैं सेक्युलर स्टेट। इंडिया क्या है? हम एक सेक्युलर स्टेट है। तो आइए देखते हैं सेक्युलर स्टेट की क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, किसी भी देश में जहां पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, जैसे मैं कहूं कि क्या भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं है। भारत अब हिंदू बनिए, मुस्लिम बनिए, सिख बनिए, पारसी बनिए, ईसाई बनिए, जैन बनिए, कुछ भी बनिए, हिंदू मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम है हिंदू बन जाइए, जैन है पर्सियन बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोफेस, मीन्स आस्था रखने में, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, आप किसी भी धर्म में आस्था रखिए। भारत का धर्म खुली छूट देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन खुली छूट देता है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है। सो दैट वी आर टोटली pure secular country that each and everyone can live in India and can profess, practice or propagate of their any religion, and doesn't matter whether what you are born of any religion, but you can change any time when you feel that I have to change my religion, you can, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। भारत का संविधान किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ये हमारे आधारभूत यानी फंडामेंटल राइट्स नंबर, हमारे फंडामेंटल राइट्स नंबर 15 के अंदर है। 15 के अंदर क्या कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के खिलाफ कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये मेरे संविधान में लिखा हुआ। चौथा, ये कहता है कि इट अलाउज द स्टेट टू इंटरवन इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद रिलीजियस कम्युनिटी। यानी साथ साथ में जो देश है, जो राज्य हैं, जो सरकारी यूनिट्स हैं, जो सरकार के अंग हैं, जो सरकार के लेवल है, उनको अधिकार देता है कि आप इस तरीके के धार्मिक जहां पर भी कुछ भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाइए। इसका पूरा पूरा उनको अधिकार है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वे सेक्युलर स्टेट की हैं। देखिए,
प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सेक्युलर स्टेट? और आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट? तो हम कह सकते हैं नो ऑफिशियल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, और ये 3-4 पॉइंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य को अधिकार देता है। जैसे हमने इसका एक दिया कि आर्टिकल नंबर 17 कि सब लोग समान हैं, धर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 17 फंडामेंटल राइट्स का जो है वो है बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ये देखिए एक समाज की कितनी बुराई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार उससे दूर रहता है कि अगर इसने छू लिया तो आप गंदे हो जाएंगे या फिर आप दूषित हो जाएंगे। कितनी कंजस्टेड माइंडेड सोच है ये, कैसे लोगों के दिमाग में इसको भरा गया कि फला आदमी जो है वो इम्प्योर है, अगर उसने आपको छू लिया तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। बताइए आप, किसी के छूने से भला कोई अशुद्ध हो सकता है? मन से शुद्ध है तो तन से भी शुद्ध है, और मन से अशुद्ध है तो फिर तन से भी अशुद्ध ही है, चाहे कितना ही गंगाजल आप डाल लीजिए। खैर, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल नंबर 17 ये अनटचेबिलिटी को पूरा प्रोहिबिट कर चुका है जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950। ओके, अब इसके बाद में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, प्रश्न है लास्ट, वो क्या बचा है? कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए, ये है कास्ट। जैसे मैं कोई भी कास्ट लूं, जैसे आप लीजिए राजपूत, जैसे आप लीजिए ब्राह्मण, जैसे आप लीजिए मुस्लिम हालांकि एक धार्मिक समुदाय है, लेकिन मैं एक बार इसको आप ले लीजिए, अभी इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे राजपूत है, अब ये सब की सब जातियां हैं। चलिए इसके अंदर अपन ले लेते हैं खान ले लेते हैं। ये सब की सब कास्ट है, यानी कि जातियां हैं। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर आकर अगर इनमें राजनीति करे तो इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स इन कास्ट। यानी जब जातियों में राजनीति होती है, कैसे होती है? तो पहला देखिए, टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग और सबकास्ट। जैसे अब खान है, खान के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। जैसे ये सबसे सुपर में है, फिर इससे नीचे हैं, फिर इससे नीचे हैं। इसी प्रकार से इससे राजपूत है। तो जैसे कुछ रिजाइनीज हैं जो बड़े बड़े रजवाड़ों के मालिक रहे हैं, जिनके पास में बड़े बड़े फोर्ट है, एक उनका लेवल ये है, एक वो जो इनसे नीचे हैं, एक वो जो भूमिहीन राजपूत थे। ब्राह्मण के अंदर जो राजा के दरबार के अंदर जो राजा के राज जो पुजारी थे, तो राज पंडित है, एक उसके नीचे एक सामान्य वर्ग के लिए, आम जनता के लिए। तो ये लेवल हो गया ना। अब इनके किसी भी प्रकार के शादी ब्याह के जो मामले वो इनके ही समकक्ष जो दूसरे ब्राह्मण है इन्हीं के साथ में होंगे। तो चुनाव के टाइम पर लेकिन ये क्या कहेंगे कि हम सब एक हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग सबकास्ट। इन सब कास्ट को सबको मिला लीजिए। क्यों? हम ये ब्राह्मण चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, भाई जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी सुनवाई होगी। इसी प्रकार से राजपूत हैं तो इनके भी अलग अलग लेवल है। इसी प्रकार से चाहे खान हो, मुस्लिम हो, इनके भी अलग अलग लेवल है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर और वहां पर जाके पश्चिमादा जो मुस्लिम है उनको जाके इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। तो आप एक धर्म को मानने वाले लोगों के या फिर उस समुदाय के कुछ हिस्से को अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि आपकी तादाद थोड़ी बहुत बढ़ जाए। तो ये चीज़ है इसमें, तब पॉलिटिक्स इन कास्ट होती है। तो देखिएगा चुनाव के टाइम पर हर जाति चाहती है कि हम इतनी संख्या में हैं, इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। आपके जो लोग हैं वो लोकसभा में चुन के जाएंगे, राज्यसभा में चुन के जाएंगे, विधानसभा में चुन के जाएंगे। तो जितना आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही आपके लिए आपकी आवाज़ उठेगी और आपके लिए कुछ बढ़िया काम हो सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स इन कास्ट है सिर्फ चुनावों के टाइम पर, उसके बाद में नहीं। तो टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेबरिंग और सबकास्ट। दूसरा पॉइंट है
वेरियस कास्ट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन, थस एंटर इनटू ए डायलॉग। देखिएगा, जैसे हम यूपी का उदाहरण लें, यूपी के अंदर दो बड़े चेहरे हैं, एक अखिलेश यादव जिनकी समाजवादी पार्टी है, एक मायावती जिनकी बहुजन समाजवादी पार्टी है। इनके साथ में बहुत दलित जुड़े हुए हैं और इनके साथ में यादव वोट बहुत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बीजेपी पार्टी को रोकना चाहते हैं और ये यादव और दलित एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों साथ आ गए ना। तो देखिएगा, वेरियस कास्ट, ये अलग अलग कास्ट, आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन, थस एंटर इनटू ए डायलॉग। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि किसके लिए? क्योंकि बीजेपी को हराना है। कोई भी पार्टी हो सकती है, क्यों साथ में आ रहे हैं? ताकि इनकी संख्या बड़ी हो जाए। ओके, तो इस कारण से भी कई बार अलग अलग जातियों के जो समूह हैं वो एक साथ चुनावी दौर में आते हैं। फिर है न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब देखिएगा, चुनाव के समय पर या फिर चुनाव के बाद में ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं कि कुछ ट्राइबल्स ऐसी हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको आप मुख्य धारा में जोड़ लीजिए, यानी जिनके वोट गिरते ही नहीं थे, जो इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनसे जाके संपर्क कीजिए, आप उनको बताइए क्या क्या बेनिफिट है, तो आप इनसे जोड़ सकते हैं। दूसरा ये कि एक ही, अब जैसे हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल है कि शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के अंदर एक मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिन लोगों ने आज तक इस रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, उनकी बजाय जो वंचित वर्ग है इसी का है शेड्यूल्ड ट्राइबल ही, लेकिन जिनको आज तक इसका बेनिफिट नहीं मिला है, क्यों ना पहले उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्यों ना फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जानी चाहिए। इस चीज का भी जो अनुसूचित जाति हैं इन लोगों ने विरोध किया कि भाई नहीं, जैसा चल रहा वैसे चलना चाहिए। अब इन लोगों के लिए जो आवाज उठाई किसी ने, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम है किरोड़ी लाल मीणा, जो हमारे राजस्थान के सांसद हैं। इनको बड़ा ही पॉपुलरली लोग बाबा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए कि जिनको आज तक लाभ मिला ही नहीं है, अब पहली प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। हालांकि वो चीज़ मानी नहीं गई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जो ये नीचे तबके के लोग, भाई भारत में अमीर ज़्यादा है या फिर मिडिल क्लास? डेफिनेटली मिडिल क्लास ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से चाहे एसटी हो, लेकिन इसमें जो सक्षम है वो तो कम ही मिलेंगे। ज़्यादातर तो क्या है, बेनिफिट नहीं जिनको मिल रहा है वो है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये इनके फेवर में तो आई गया ना। इस तरीके से ये जो नेता होते हैं एक आवाज़ देकर अपना जो वोट शेयर है वो बढ़ा लेते हैं, ताकि चुनाव में इनका जो जीतने का प्रतिशत है वो बढ़ जाए, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, इनकी आवाज़ बुलंद हो जाए। तो देखिएगा, ये आपका था पॉलिटिक्स एंड कास्ट। एक दो बार और देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपना लास्ट पॉइंट है, वो है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखिएगा, कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है, जब देखिए चुनाव जब होते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं वो डिसाइड कौन करता है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर जैसे जेपी नड्डा साहब जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा साहब प्लस मोदी जी और प्लस अमित शाह, ये जोड़ी है। अब ये लोग चुनाव में अपना कैंडिडेट सेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, इस जगह पर ज़्यादातर लोग यादव हैं। अब आप बताइए इन लोगों की क्या सिस्टम रहेगा, क्या सोचते हैं ये कि यहाँ पर किसको खड़ा किया जाए? सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी किसी यादव, यही रहेगा, क्योंकि यादव ज़्यादा लोग हैं तो यादव की वोट ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती हैं तो उसकी सर्विस, वो किस तरीके का आदमी है, कितना बड़े आदमी, कोई मतलब नहीं है। क्या देखा गया? जाति देखी गई। तो यही पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन व्हेन दे चूज द कैंडिडेट्स। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा जिस जाति के लोग हैं उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा किया जाएगा। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने क्या देखा? जाति को। दूसरा पॉइंट है, और वो जाति को क्यों देख रहे हैं? सो दैट द कैंडिडेट कुड मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट, यानी ताकि वो जो जाति का आदमी है वहाँ पर जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं अपनी जाति के लोगों को जाति के आधार पर उनका सेंटिमेंट्स जगा सके, उनकी भावनाओं को जागृत कर सके कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम सब मेरे हो, तो मुझे दिल खोल कर वोट दो ताकि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकूँ। तो उनके सेंटिमेंट जग जाएंगे, फर्क पड़ता है, और इसी चीज़ के लिए उनको टिकट मिलती है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट, यानी एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, ये भी कारण है कास्ट इन पॉलिटिक्स का। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। देखिए साथ साथ में ये भी कारण है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें एक ही जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो इसलिए वहां पर जैसे 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, तो सब जाति की, इस जाति की पार्टी, इस जाति के लोग उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इन 2-3 जातियों को तो मैं भी साथ लूँ। और चुनाव में होता है, लगातार समीकरण बदलते रहते हैं। आप देखते हैं चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कई बार एक जाति किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में रहती है, अगली बार किसी तीसरी पार्टी के पक्ष में जाती है, तो लगातार ये समीकरण बदलते रहते हैं। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं। इसके बाद में नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। अब जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण्स के मान लीजिए 100 वोट है, तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी सारे 100 वोट ले जाएगी, नहीं है ना। ब्राह्मण्स के वोट है, कांग्रेस को भी जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को भी जाएंगे, वो बीएसपी को भी जाएंगे। तो हर पार्टी जो है वो जातियों को साधने में लगी रहती है कि भाई हमें अगर आपने वोट दिया तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। तो इसलिए जो वोट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। जैसे चाहे मुसलमानों को भी वोट हो, आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो है कांग्रेस को भी वोट देते हैं, बीएसपी को वोट जाते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट जाते हैं, इवन बीजेपी को भी जाते हैं, लेकिन प्रतिशत में जाते हैं, किसी को ज़्यादा या फिर किसी को कम। कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, ये भी प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, अब यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा ब्राह्मण ही, यानी किसको वोट देंगे? ब्राह्मण को। लेकिन सोचिए बीजेपी ने ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, अब इधर से एसपी आई, उसने भी एक ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, इधर से बीएसपी आ गई, इसने भी एक ब्राह्मण को खड़ा कर दिया। अब ये ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। तो कई बार एक ही कास्ट का अलग अलग कैंडिडेट जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो सब एक ही कास्ट के खड़े कर देती हैं। तो इससे भी जो वोटर्स है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको दें और किसको नहीं दें, क्योंकि सारे ही जो कैंडिडेट वो उन्हीं की जाति के होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। फिर है रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमएलए एमपी मिनिस्टर्स फ्रिक्वेंटली लॉस्ट इलेक्शंस। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए मोदी जी बन गए, तो ऐसा थोड़ी ना मोदी जी के भी हारेंगे ही नहीं। इंदिरा गांधी ने भी सोचा था, हारी थी ना। उसके बाद में कौन सा है आपका मनमोहन सिंह जी, वो 2 सेशन रहे, हार गए। नरेंद्र मोदी जी 2 सेशन, उनकी फुल मेजोरिटी इस बार आई क्या? नहीं आई। वाइस और जेडीयू के समर्थन से आप सरकार के अंदर है। तो जो जीत रहा है वो जीत सकता है और वो हार भी सकता है। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी एक कैंडिडेट को वोट दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी उसको वोट देगी। अगर ऐसा होता तो फिर कोई एक बार जीतने के बाद में हारता ही नहीं। लोग हारते रहते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जीत जाते हैं। इसका मतलब लोगों का मानस लगातार बदलता रहता है। तो देखिएगा हम, ये आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ। इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जैसे सेक्स रेशियो, तो इंडिया के संदर्भ में हमने देखा कि सेक्स रेशियो आपका था 943 और राजस्थान के संदर्भ में था 928। यही आपने देखा था। देखिए कई बार क्या होता है कि 0 से 6 की उम्र का ही पूछ लेते हैं, यानी 0 से 6 के एज के बीच में जो सेक्स रेशियो, तो देखिएगा भारत का है 919, ठीक है, और राजस्थान में ये 888। इसी प्रकार 2011 के गणना के अनुसार आपको SC कितने थे और शेड्यूल कास्ट के लोग कितने थे और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कितने थे? तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो 16.6% और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे 8.6%, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।